हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित सर। आज हम लोग ANTS FT4 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वीडियो सॉल्यूशंस ऑफ ANTS FT4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग मोनोनाइट्रेशन रिएक्शन। आप लोगों ने नाइट्रेशन रिएक्शन पढ़ा होगा एरोमेटिक कंपाउंड में। यहाँ पे लिया गया नाइट्रेटिंग मिक्सचर, और आपको पता है कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर में इलेक्ट्रोफाइल NO2+ बनता है, नाइट्रोनियम आयन। तो क्वेश्चन नंबर 46 डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कंपाउंड का। इस ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर से इलेक्ट्रोफाइल अराइज होता है NO2+ नाइट्रोनियम आयन। देखिए, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब कभी आप लोगों ने रूल में पढ़ा होगा कि जब कभी किसी कंपाउंड में एक्टिवेटर्स और डीएक्टिवेटर्स दोनों प्रेजेंट हो तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा एक्टिवेटर के मर्जी से आता है, ठीक है ना। और आपको पता है कि एक्टिवेटर्स ग्रुप अर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं और डीएक्टिवेटर्स मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि CO इस रिंग के रिस्पेक्ट में ये कीटो ग्रुप, ठीक है ना, ये -M ग्रुप शो कर रहा है, ये -R है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये डीएक्टिवेटर है। ये ग्रुप इस रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा, इस रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ पुल करेगा और इस रिंग को डीएक्टिवेट करेगा। और इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में आप देखिए, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाना है, ठीक है ना, क्योंकि इस बेंजीन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप +M इफेक्ट, या आप इसे एक्टिवेटर भी बोल सकते हैं, ये एक्टिवेटर्स हैं, ठीक है। तो आपने रूल पढ़ा होगा कि व्हेनेवर एक्टिवेटर्स एंड डीएक्टिवेटर्स, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हैं और ये है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, एक्टिवेटर्स भी कर सकते हैं उसे। तो व्हेनेवर एक्टिवेटर एंड डीएक्टिवेटर्स बोथ ग्रुप्स आर प्रेजेंट, देन इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल will attack on this benzene ring because of this ring has more electron density। अब देखिए, आपको तो पता है कि एक्टिवेटर्स है और एक्टिवेटर्स इलेक्ट्रोफाइल को अर्थो और पैरा पे इनवाइट करता है। तो इस ग्रुप के, इस NH के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन हो गया अर्थो, ये है अर्थो पोजीशन, अर्थो, और ये पोजीशन हो गया अर्थो मेटा पैरा। तो क्योंकि देखिए इस ग्रुप का +M के साथ साथ -I भी ऑब्जर्व हो रहा होगा, तो इस ग्रुप के पास वाला पोजीशन है अर्थो पोजीशन, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, नो डाउट। ये ग्रुप अर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, बट मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो मुझे मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, पैरा पोजीशन को सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि पैरा इस ग्रुप से काफ़ी अच्छी खासी डिस्टेंस पे है। तो इस NH इस ग्रुप से पैरा पोजीशन काफ़ी दूर है, तो यहाँ पे -I का इफेक्ट आते आते कम हो जाएगा, इस पैरा पोजीशन पे -I इफेक्ट कम होगा। लेकिन अर्थो पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी ज़्यादा होगी क्योंकि वो -I के बिल्कुल ही पास है, ठीक है ना। तो बताइए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, इस पैरा वाले पोजीशन पे, ठीक है ना। तो आप देखिए ऑप्शंस में लेफ्ट वाले रिंग के पैरा पोजीशन पे NO2 कहाँ पर अटैच्ड है, ऑप्शन C, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 46 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C ऑप्शन विल बी करेक्ट। फिर से मैं बोल देता हूँ, सुनिए। यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग अटैच्ड हैं और दोनों पे डिफरेंट ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हैं। एक बेंजीन रिंग पे डीएक्टिवेटर है और दूसरे रिंग पे एक्टिवेटर है, ठीक है। सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि किस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल उसी रिंग पे अटैच्ड होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि राइट वाले रिंग पे डायरेक्टली अटैच्ड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है -M -R है, और लेफ्ट वाले रिंग पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच्ड है जो कि एक्टिवेटर है। और आपको पता है एक्टिवेटर्स अर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो ये जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर से जो इलेक्ट्रोफाइल आया है, ठीक है ना, ये तो कंफर्म हो गया कि लेफ्ट वाले रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस रिंग की तरफ कर रहा है, लेफ्ट वाले रिंग की तरफ, और ये राइट वाला बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इस रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। तो इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाना है, क्लियर है। तो ये कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रोफाइल लेफ्ट वाले रिंग पे ही अटैच्ड होगा। अब हमें पोजीशन डिसाइड करने हैं। तो पोजीशन डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस ग्रुप का +M के साथ साथ -I इफेक्ट भी ऑब्जर्व होता है, ठीक है। और ओवरऑल मैं ये कहूँ तो ये ग्रुप एक्टिवेटर है, तो एक्टिवेटर अर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है वैसे, लेकिन हमें मेजर प्रोडक्ट बनाना है। तो मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रोफाइल को या तो अर्थो पे अटैच करना होगा, नहीं तो पैरा पे, बट मुझे मेजर प्रोडक्ट बनाना है। तो मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें पैरा पोजीशन सूटेबल लगा, क्योंकि इस ग्रुप का +M के साथ साथ -I इफेक्ट भी ऑब्जर्व हो रहा है। तो क्योंकि इस ग्रुप से बिल्कुल ही पास वाले पड़ोस वाले पोजीशन अर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी आ जाएगी माइनस आई की वजह से। और हमारा इलेक्ट्रोफाइल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और अर्थो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है ड्यू टू माइनस आई। क्लियर है? इस वजह से पैरा पोजीशन थोड़ा सा सेफ होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल का आने की जो टेंडेंसी होगी पैरा पोजीशन पे ज़्यादा होगी, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल को हम पैरा पोजीशन पे अटैच करेंगे और इस तरह से मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में बोल रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ गिवन अमीन्स इज आर। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा गैसियस फेज में, तो गैसियस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, यहाँ देखिए एक्वस स्टेट में दिया है, एक्वस स्टेट में दिया है और गैसियस फेज में दिया है और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव ऑर्डर आर करेक्ट। तो सी ऑप्शन में आपको तो पता है गैसियस फेज में टर्शियरी अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद सेकेंडरी अमाइन और सबसे लास्ट में जाता है प्राइमरी अमाइन। सी ऑप्शन सही है। ए में देखिए एक्वस स्टेट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक्वस स्टेट में जब सारे ग्रुप्स मिथाइल होते हैं, ठीक है ना, इन एक्वस स्टेट, तो एक्वस स्टेट में बेसिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए इफ ऑल ग्रुप अल्काइल ग्रुप आर मिथाइल, अगर सारे ग्रुप मिथाइल रहें तो फिर हमें ऑर्डर फॉलो करना होता है 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। मैंने बताया भी था आप लोगों को। और लास्ट में आता है अमोनिया, क्योंकि स्मॉलर ग्रुप के लिए स्मॉलर नंबर 213। और अगर सारे ग्रुप मिथाइल ना हो, इफ़ आर इज़ नॉट इक्वल टू मिथाइल, कोई रिंग हो, इथाइल हो, ठीक है ना, ये सब हो, तो उसके लिए हम एक नंबर फॉलो करते हैं 231, यानी 2 डिग्री 3 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ठीक है, और फिर लास्ट में चला जाएगा आपका अमोनिया। तो ये हो जाएगा आपका बेसिक स्ट्रेंथ और ये हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ऑप्शन ए को चेक कीजिए। ऑप्शन ए में सारे ग्रुप क्या है, मिथाइल हैं। तो पहला ऑप्शन है 2 डिग्री अमीन है, दूसरा है प्राइमरी अमीन है और तीसरा है टर्शियरी NH3, यानी 2 1 3 213 213 फॉलो हो रहा है एक्वस स्टेट में। और सारे ग्रुप मिथाइल भी हैं, तो अगर सारे ग्रुप मिथाइल रहें तो आपका जो अमीन का बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी का सबसे ज़्यादा होगा, प्राइमरी, टर्शियरी और फिर लास्ट में अमोनिया। अगर मिथाइल ना हो, जैसे ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी में क्या है कि ग्रुप मिथाइल नहीं है, इथाइल है। तो इथाइल के लिए एक बल्कि बड़ा ग्रुप हो गया, तो उसके लिए हम एक बड़ा नंबर इंट्रोड्यूस करते हैं 231, यानी 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। इसको याद रखने का सिंपल तरीका क्या है कि आप देखिए पूरे अल्काइल ग्रुप में CH3 क्या है, स्मॉल ग्रुप है, ठीक है ना, और ये थोड़ा सा लार्जर है, क्योंकि स्मॉल नहीं तो फिर लार्जर होगा, ये हो गया आपका लार्जर। और ये केस सिर्फ वैलिड है एक्वस स्टेट में। जब कभी बेसिक क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या याद रखेंगे कि स्मॉल के साथ स्मॉल नंबर और लार्जर के साथ लार्ज नंबर, ठीक है ना, स्मॉल ग्रुप के साथ स्मॉल नंबर और लार्ज ग्रुप के साथ लार्जर नंबर, ऐसे आप याद रखेंगे तो बेसिक क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए बी ऑप्शन में क्या है, इथाइल के साथ वो सेकेंडरी अमाइन है, फिर इथाइल के साथ टर्शियरी अमीन है और फिर प्राइमरी अमीन है और लास्ट में अमोनिया है। तो ठीक है, अगर मिथाइल ना हो, इथाइल हो या कोई भी रिंग वगैरह हो, तो हम इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं 231, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। बी में भी वही है, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री और लास्ट में अमोनिया। तो बी भी सही है, ए भी सही है, सी भी सही है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 47 का डी। और गैसियस फेज में तो कोई दिक्कत नहीं है, गैसियस फेज में तो टर्शियरी का ज़्यादा होता है, उसके बाद सेकेंडरी, प्राइमरी और लास्ट में अमोनिया। तो 47 का डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। Coming to question number 48, it says 0.5 molar aqueous solution of a weak acid HX is 20% ionized. If Kf for water is 1.86 Kelvin kg per mole, the freezing point of the solution is. तो हमें solution का freezing point find करना है। उसके लिए हमें find करना पड़ेगा depression in freezing point delta TF, और delta TF का formula क्या होता है, I into Kf into M, जहाँ पे I है Van't Hoff factor, Kf is the cryoscopic constant जो क्वेश्चन में दिया है, और मोलालिटी भी क्वेश्चन में दिया है 0.5, ठीक है। तो Kf दिया है, M दिया है, हमें Van't Hoff फैक्टर I फाइंड करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो कंपाउंड है वो है एसिड HX। तो HX जब डिसोसिएट करेगा इट विल गिव H प्लस एक्वस प्लस X माइनस। तो इसके लिए Van't Hoff फैक्टर I का एक्सप्रेशन होगा 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। और यहाँ पे n क्या है, n इज द सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ एक्वस प्रोडक्ट्स, जो कितना है 1 प्लस 1। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ये बन जाएगा I इज इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू अल्फा। और क्वेश्चन में दिया है इट इज 20% आयनाइज्ड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितना होगा, 0.2। तो यहाँ से मिलेगा हमें 1 प्लस 1 इंटू 0.2 which is 0.2, और ये बन जाएगा 1.2। तो Van't Hoff फैक्टर I की वैल्यू मिल गई 1.2,
और हमारे पास KF की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 1.86 और M है 0.5। इसका मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF क्या हो जाएगा, I इंटू KF इंटू M, जिसकी वैल्यू है 1.2 इंटू KF कितना है 1.86 इंटू M कितना दिया है 0.5। तो सॉल्व करने पे दिस कम्स आउट टू बी नियरली 1.12। तो हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF कितना है 1.12। और हमें पता है कि डेल्टा TF क्या होता है, डेल्टा TF होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और क्वेश्चन में हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो यहाँ से मिलेगा हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट वाटर माइनस डेल्टा TF। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट वाटर कितना होता है 273 केल्विन विच इज 0 डिग्री सेल्सियस माइनस डेल्टा TF कितना है 1.12। तो ये आ जाएगा 271.88 केल्विन। तो दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन और गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49। इट सेज in an industrial electrolytic cell it is desired to produce 36 kg of magnesium metal per hour, the current required will be। so electrolytic cell में जब मैग्नीशियम डिपॉजिट होता है तो उसके लिए रिएक्शन है मैग्नीशियम 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मैग्नीशियम सॉलिड। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का वैलेंसी फैक्टर कितना है 2 है। और फैराडेज फर्स्ट लॉ से हमारे पास इक्वेशन है वेट ऑफ द मेटल डिपॉजिटेड इज इक्वल टू E बाय 96500 इंटू I इंटू T। तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन में करंट निकालना है, I निकालना है। तो करंट I कितना आ जाएगा, करंट I आ जाएगा यहाँ से W इंटू 96500 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट E इंटू यहाँ से आ जाएगा टाइम। तो क्वेश्चन में हमें वेट दिया है तो वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से मिलेगा I इज इक्वल टू वेट हमें क्वेश्चन में कितना दिया है 36 kg, तो हमें वहाँ पे ग्राम में पुट करना है। तो ये बन जाएगा 36 इंटू 1000। तो ये बन गया वेट इन ग्राम्स। उसके बाद में इंटू 96500 डिवाइडेड बाय नीचे है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट होता है मोलिकुलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर या एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। और मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना है 24। तो ये बन जाएगा 24 बाय वैलेंसी फैक्टर 2 इंटू टाइम। तो टाइम हमें कितना दिया पर आवर, तो 1 आवर में सेकेंड्स कितने होते हैं 60 इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा हमारा करंट इन एम्पियर्स। और सॉल्व करने पे दिस कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 8.04 इंटू 10 टू द पावर 4 एम्पियर्स। तो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50। इस क्वेश्चन में हमें बेरियम 2+ और Cl- आयन के लिए मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू दी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और पूछा है द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaCl2 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी। सो मोलर कंडक्टेंस ऑफ BaCl2 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अकॉर्डिंग टू कोलराश लॉ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरियम 2+ और यहाँ पे 2 Cl- है तो 2 इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl- एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो लैम्डा m नॉट ऑफ बेरियम 2+ ये कितना दिया है 127 एंड लैम्डा m नॉट ऑफ Cl- ये हमें दिया है 76। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 279। तो ये हमारे पास आ गया लैम्डा m नॉट ऑफ BaCl2 और हमसे पूछा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसका मतलब कि हमसे पूछा है लैम्डा EQ नॉट ऑफ BaCl2 और इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा m नॉट ऑफ BaCl2 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर ऑफ BaCl2 और बेरियम क्लोराइड का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2। ये बन जाएगा 279 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 139.5। तो ये हमारा आंसर है। सो गिवन ऑप्शंस में जो नियरेस्ट वैल्यू है वो है ऑप्शन ए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 51। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। एसीटोन। एसीटोन के साथ इथाइल MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया गया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और बाद में सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस किया गया है। और इसमें बताना यह है कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसका IUPAC नेम क्या होगा। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। पहले तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपका इस तरह से, ये बन गया प्रोपेनॉन। ठीक है, और आपको तो पता है कि ग्रिग्नार्ड इज द वेरी गुड सोर्स ऑफ कार्बन आयन, वेरी गुड सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड क्या दिया हुआ है C2H5 MgBr, तो ये प्लस ये माइनस। ठीक ना, इथाइल एनायन इट इज़ द न्यूक्लियोफाइल और ये हो गया आपका कार्बोनिल ग्रुप जो कि रिएक्टिव है और सामने न्यूक्लियोफाइल भी है। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें
ये इस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर लेगा। इथाइल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, CH2CH3 और O- के साथ यहाँ MgBr+। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है, इसका कर देना है हाइड्रोलिसिस। तो जब हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका, तो हाइड्रोलिसिस के बाद हम इस तरह से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव करके ऐसे ब्रेक कर देते हैं। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ से, देखिए OH बॉन्ड और यहाँ हो जाएगा CH2CH3। ये रहा आपका प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट का IUPAC नेम क्या होगा, अब देखिए IUPAC नेम लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका, ये आपका हो गया पेरेंट चेन 1 2 3 4। इसका IUPAC नेम क्या होगा, ये हो गया मिथाइल ग्रुप, ठीक है ना। तो सबसे पहले साइड चेन का नेम, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल और टोटल कार्बन कितने हैं 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। तो ये हो गया प्रोडक्ट का IUPAC नेम। देख लीजिए ऑप्शन में 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। तो 51 का डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो पहला स्टेप में क्या हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिर बनता है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट और लास्ट में हाइड्रोलिसिस कर दिया तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया और इसी का IUPAC नेम पूछ रहा था। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 में बोल रहा है फिनॉल दिया है, पहले जिंक पाउडर के साथ इसे हीट किया गया है और फिर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 नाइट्रेटिंग मिक्सर लिया गया है और लास्ट में है जिंक HCl। पूछ रहा है प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। जिंक HCl का मतलब हो गया रिडक्शन, मेटालिक रिडक्शन। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जब फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ, डस्ट यानी पाउडर, हीट करते हैं तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ जिंक ऑक्साइड बाई प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। फिर इस कंपाउंड का किया जा रहा है नाइट्रेशन। तो आपको तो पता है कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से क्या मिलेगा, हाँ यहाँ मिलेगा आपका इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन। आप कहीं भी अटैच कर दीजिए। तो ये रिएक्शन, ये स्टेप कौन सा हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो जैसे इस पर अटैच करेंगे तो यहाँ बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन इस तरह से। और इस तरह से नाइट्रोबेंजीन के बाद थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, मेटालिक रिडक्शन, जिंक HCl। तो ये NO2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, NH2 में। जिंक HCl, SnHCl, FeHCl, H2PD ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है और ये नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट कर देगा एनिलीन में। तो आपका आंसर हो जाएगा C। तो 52 का करेक्ट ऑप्शन विल बी C ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। तो पहला स्टेप जिंक डस्ट से हम कराए तो बेंजीन बना और फिर हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ से हो गया नाइट्रोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन में किए मेटालिक रिडक्शन। तो फिर NO2 को किस में कन्वर्ट कर दिया, एनिलीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53। सो इस क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन दिया है और हमें दिया है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 और पूछा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 माइनस D N2/dt। सो गिवन रिएक्शन है N2 + 3H2 gives 2NH3। सो इस रिएक्शन के लिए वी कैन राइट द रिलेशन कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट N2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ N2 कितना है 1 इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट अमोनिया NH3 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ अमोनिया विच इज 2। तो इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 क्या होता है, माइनस D N2/dt। यही तो हमें निकालना है। दिस इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 विच इज D NH3/dt। और क्वेश्चन में हमें D NH3/dt कितना दिया है, 2 × 10⁻⁴। तो यहाँ पुट करेंगे। सो दिस गिव्स अस इक्वल टू हाफ ऑफ 2 × 10⁻⁴। तो ये बन जाएगा 1 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54। इट सेज in a first order reaction the concentration of the reactant decreases from 0.8 molar to 0.4 molar in 15 minutes. The time taken for the concentration to change from 0.1 molar to 0.025 molar is। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें पता है रेट कांस्टेंट K का फॉर्मूला क्या होता है, 1/T ln A0/AT। A0 है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और AT है द कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम T। सो जो पहला डेटा गिवन है उसके हिसाब से टाइम कितना है 15 मिनट्स, तो ये बन गया 1/15 ln। और इसके हिसाब से जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 कितना है 0.8 और कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर 15 मिनट्स कितना है 0.4। तो ये मिल जाएगा हमें रेट कांस्टेंट K। तो ये कितना है, ये 0.8/0.4 कितना हो जाएगा 2। तो दिस इज ln 2/15। तो ये है रेट कांस्टेंट K फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब उसके बाद हमसे पूछा है कि 0.1 मोलर से 0.025 मोलर बनने के लिए कितना टाइम चाहिए। सो टाइम का फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, T इज इक्वल टू 1/K ln A0/AT।
तो यहाँ पे टाइम निकालना है और जो सेकेंड डेटा गिवन है उसके हिसाब से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 80 0.025 है। तो ये बन जाएगा 1/k। k कितना है? k हम निकाल चुके हैं, ln 2/15। k इज ln 2/15 इंटू ln a0 कितना है? 0.1 और 80 कितना है? 0.025। सो दिस बिकम्स 15/ln2 और ये बन जाएगा ln 0.1/0.025। दिस इज ln 4। So this is equal to 15/ln2 into और ये है ln 4। ln 4 is ln 2 का स्क्वायर। So this becomes 2 into ln 2। ln 2 का स्क्वायर is 2 into ln 2। So ln 2 gets cancelled और ये बन जाएगा 30 minutes। So this is the time required या time taken। तो given options में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन A 30 minutes। Next question is 55. It says which of the following ions will exhibit color in aqueous solution। तो ऑप्शंस में हमें 4 आयंस दिए हैं। तो इन जनरल ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जिन आयंस के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है इट इज फाउंड टू बी कलर्ड। सो ऑप्शन ए में हमें दिया है स्कैंडियम 3+ आयन। स्कैंडियम 3+ की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3d0, ठीक है, आर्गन 3d0। तो इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कलरलेस। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी, इसमें दिया लैंथेनम 3+ और लैंथेनम 3+ की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो है 4f0। तो इसके अंदर भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कलरलेस। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी इज टाइटेनियम 3+। टाइटेनियम 3+ की कॉन्फ़िगरेशन है 3d1। तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी इज लुटेशियम 3+। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 4f14। तो इसमें जो f सबशेल है कंप्लीटली फिल्ड है, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इट इज ऑल्सो कलरलेस। तो ये भी कलरलेस है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टाइटेनियम 3+। 56 द IUPAC नेम फॉर एरोमेटिक कंपाउंड दिया गया है, इसका IUPAC नेम लिखना है। तो यहाँ पे क्लोरीन, नाइट्रो और यहाँ है CH3। तो आपको पता है लोएस्ट लोकेंट रूल, ठीक है ना। तो ये इस बेंजीन पे 3 साइड चेन लगे हुए हैं। बताइए नंबरिंग कहाँ से करूँ? उस तरफ से नंबरिंग करना होता है जहाँ से चलते हुए साइड चेन नज़दीक में मिले, लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करना है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 1 पे क्लोरो, 2 पे नाइट्रो और 4 पे मिथाइल। हम यहाँ से नंबरिंग नहीं करेंगे, फिर गलत हो जाएगा क्योंकि लोएस्ट लोकेंट फॉलो नहीं होगा। तो ऊपर से हम करेंगे तो लोएस्ट पोजीशन पे साइड चेन मिल जाएंगे, रूल तो ही कहता है ना। तो यहाँ पहले नाम लिखेंगे, तो नाम लिखने से पहले हमें अल्फ़ाबेटिकल सुपीरियर देख लेना चाहिए। और इसका IUPAC नेम होता है, इसका मतलब इस साइड चेन का नाम है नाइट्रो, ये है आपका मिथाइल और ये है क्लोरो। तो बताइए ABCD के हिसाब से, अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से पहले क्या लिखा जाएगा? 1 क्लोरो, फिर पहले मिथाइल की पहले नाइट्रो, फिर मिथाइल, 1 क्लोरो 4 मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजीन। देखिए कहाँ पे ऑप्शन है? 1 क्लोरो 4 मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजीन, बी। 56 का बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है ना, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। Geldal method is not applicable to compounds containing nitrogen in nitro and azo groups and nitrogen present in the ring pyridine। सही बात है, Geldal मेथड को हम उस नाइट्रोजन के लिए एप्लीकेबल नहीं जो किसी रिंग का पार्ट हो या किसी मतलब एजो ग्रुप के लिए भी वैलिड नहीं है। किसी रिंग, अगर किसी रिंग में नाइट्रोजन इन्वॉल्व होता है तो उसके लिए वो वैलिड नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस नाइट्रोजन को हम अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। तो रीजन में क्या दिया हुआ है? नाइट्रोजन ऑफ दिस कंपाउंड डज नॉट चेंज टू अमोनियम सल्फेट अंडर कंडीशन स्पेसिफाइड बाय जेल्डल मेथड। हाँ, मैंने वही बोला कि जेल्डल मेथड वहाँ उस कंपाउंड के लिए, उस नाइट्रोजनस कंपाउंड के लिए वैलिड नहीं है जिसका नाइट्रोजन एजो ग्रुप का पार्ट हो या कोई नाइट्रोजन रिंग का मेंबर्ड हो, ठीक है ना। तो उसका रीजन क्या है कि वो उसे हम कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ऑप्शन एक बोल रहा है बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू। हाँ सही बात है। एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। हाँ सही बात है, वही मैं पहले बोला था वही बात बोल रहा है। तो 57 का ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। Next question is 58. It says the correct order of ionic radii of lanthanum 3+, europium 3+, and lutetium 3+ is। तो हमें lanthanide series के elements दिए हैं और lanthanide series के elements में as we go from left to right या जैसे जैसे atomic number बढ़ता है वैसे वैसे ionic radii क्या होती है? कम होती है because of lanthanide contraction। इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा जो ionic radii होगी वो lanthanum 3+ की होगी। उसके बाद में as we go from left to right तो we have europium 3+,
एंड देन सबसे कम आयनिक रेडियाई हो जाएगी लुटेशियम 3+ की। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59. इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स लीड्स टू मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ। तो ऑप्शन में हमें 4 लिगेंड्स गिवन है, तो हमें देखना है कि किस लिगेंड के साथ ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा ओ सबसे कम होगी। तो हमें पता है जिस लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ कम होती है उसका डेल्टा ओ कम होता है, और जिस लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है उसका डेल्टा ओ ज़्यादा होता है। एंड फील्ड स्ट्रेंथ इज गिवन बाय स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन लिगेंड्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, F-, और F- से ज़्यादा है फील्ड स्ट्रेंथ OH- का, and then we have NO2- and then we have Cn-। so this is the increasing field strength according to spectrochemical series। तो सबसे कम field strength F- का है, so इसके अंदर जो डेल्टा O होगा उसकी वैल्यू होगी मिनिमम। तो इसका मतलब कि गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी F-। Next question is 60. It says which of the following is not an organometallic compound। So organometallic compound क्या होता है, जिसमें metal is directly attached to carbon atom of the organic molecule। So option A में हमें given है Al OC2H5 whole thrice। तो इसमें जो एल्यूमिनियम है इट इज़ नॉट अटैच टू कार्बन, इट इज़ अटैच टू ऑक्सीजन। इसका मतलब कि ये एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड नहीं है, और क्योंकि ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड नहीं है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इन सभी में जो मेटल है इट इज़ डायरेक्टली अटैच टू कार्बन, सो बाकी सभी क्या है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। ऑप्शन ए ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड नहीं है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 61 का एक कंपाउंड लिया गया है, अल्कोहल है, जिसमें सोडियम आयोडाइड के साथ H3PO4 फास्फोरिक एसिड लिया गया है, और फिर दूसरे स्टेप में मैग्नीशियम ड्राई ईथर ग्रिग्नार्ड बनाने की शायद कोशिश की गई है, और फिर D2O के साथ हम ट्रीट कर रहे हैं। तो पूछ रहे हैं एक्स प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखिए पहले स्टेप में CH3 CH2 CHOH और यहाँ है आपका CH3। तो जब हम इसे H3PO4 से ट्रीट करेंगे तो आपको तो पता है कि ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है, और ये H+ प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना, ये जो अल्कोहल है इस अल्कोहल के पास है आपका लोन पेयर, ये एज ए लोन पेयर H+ को एक्सेप्ट करेगा एसिड बेस, जैसे डिहाइड्रेशन में हम लोग करते हैं। तो फिर यहाँ क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH और यहाँ बन जाएगा OH2+, और यहाँ हो जाएगा CH3। ठीक है, इस तरीके से। अब ये ऑक्सोनियम मैंने बना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पॉजिटिव चार्ज इट इज़ हाईली अनस्टेबल, ये यहाँ से लीव कर जाएगा, और लीव करते ही यहाँ बन जाएगा कार्बोकेटाइन। ठीक है, CH3 CH2 CH+ और यहाँ बन जाएगा CH3। ठीक है ना, ये RDS स्टेप होता है, स्लो स्टेप में होता है। यहाँ ये बन गया कार्बोकेटाइन, और अगले स्टेप में I- ये अटैक करेगा यहाँ पर। ठीक है ना, अटैक करने के बाद यहाँ CH3 CH2 CH और यहाँ बन जाएगा आपका CH3 आयोडीन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सेकंड स्टेप में मैग्नीशियम ड्राई ईथर यूज करना है। तो मैग्नीशियम अगर ड्राई ईथर यूज़ करते हैं तो ये मैग्नीशियम यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इंसर्ट होने के बाद CH3 CH2 CH MgI ये बन गया ग्रिग्नार्ड, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, ग्रिग्नार्ड डिसोसिएट हो जाता है, और यहाँ बन जाएगा आपका CH3। अगले स्टेप में क्या करेगा, D2O से ये अगले तीसरे स्टेप में क्या है, हेवी वाटर लिया गया है, तो ये बेस यहाँ से इसके साथ एसिड बेस कर लेगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा CH3 CH2 CHD और यहाँ बन जाएगा आपका CH3। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन देखिए A है ये और B दिया हुआ है और CD नहीं, A ऑप्शन विल बी करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, 61 का A ऑप्शन विल बी करेक्ट। 62 का मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, ये तो स्ट्रक्चर्स आप लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बायोमोलिकुल्स में पढ़े होंगे, तो स्ट्रक्चर्स आप देखिएगा, ये सब आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। ठीक है ना, अभी तो स्ट्रक्चर्स बनाना एक एक को डील करना थोड़ा सा टफ है, तो आप स्ट्रक्चर्स बायोमोलिकुल्स अगर पढ़े होंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मेरे हिसाब से 61 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 का बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63. इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स इज मोस्ट एसिडिक। तो हमें ऑप्शंस में ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स गिवन है, सो हमें हाइड्राइड्स गिवन है, डाउन द ग्रुप जाएंगे अगर H2O, H2S, H2Se
और H2TE, और हमें देखना है कि इनमें से मोस्ट एसिडिक कौन सा है। तो एज वी गो डाउन द ग्रुप, एटम की साइज बढ़ रही है। जब साइज बढ़ती है तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है एज वी गो डाउन द ग्रुप वो कम हो रही है, और क्योंकि बॉन्ड एनर्जी कम हो रही है तो सबसे ज़्यादा इजीली कौन सी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी? H2TE की बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, एंड इट विल इजीली गिव H+ आयंस। तो एज वी गो डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, और इसका मतलब कि H2TE इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ठीक है, तो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, H2TE। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64। इट सेज ऑक्सीडेशन ऑफ थायोसल्फेट बाय आयोडीन गिव्स। तो थायोसल्फेट आयन है H2O32-। तो जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं आयोडीन I2 से, सो I2 इसे कर देता है ऑक्सीडाइज टू S4O62- और खुद हो जाएगा रिड्यूस टू I-। तो S4O62- इसे बोलते हैं टेट्राथायोनेट आयन। इसका मतलब कि गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65। इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रल ऑक्साइड। तो ऑप्शन ए में हमें गिवन है Al2O3। तो Al2O3 जो है ये एसिड से भी रिएक्ट करती है और बेस से भी रिएक्ट करती है। इसका मतलब कि ये है एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और क्योंकि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है तो ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इट इज़ नॉट अ न्यूट्रल ऑक्साइड। बाकी ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड N2O, एंड ऑप्शन डी नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ये ना तो एसिड से रिएक्ट करती है ना तो बेस से रिएक्ट करती है, तो बाकी तीनों न्यूट्रल ऑक्साइड है। ठीक है, ए विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इनकरेक्ट। अब देखिए यहाँ पर अमाइड का रिडक्शन किया गया है, तो यहाँ पे जो कीटो ग्रुप है CO ग्रुप है ये रिड्यूस होना चाहिए था CH2NH2 में, बट यहाँ पे CH2 को हटा के कुछ हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन टाइप का रिएक्शन करा दिया गया है, बट यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट इस अमाइड को CH2NH2 में कन्वर्ट करता, तो पहला ये गलत लग रहा है। सेकंड में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बेंजामाइड के साथ लिया गया है Br2NaOH। आपको तो पता चल रहा है ना मैकेनिज्म देखकर, ये हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है जहाँ पे हम CO को हाइड करते हैं और जो दिखाई देता है वो कन्वर्ट कर देते हैं, एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ NO2 रिड्यूस होके क्या बनाता है, ये मेटालिक रिडक्शन है, मेटालिक रिडक्शन NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देता है। सी ऑप्शन भी सही है। डी में क्या है, RCN साइनाइड को ये आपका निकेल H2 रिड्यूस कर देता है CH2NH2 में, डी भी सही है। तो बी, सी और डी ऑप्शन सही है। बी हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, अमोनिया ये अमीन्स में आप लोग पढ़े होइएगा। सी में मेटालिक रिडक्शन है जो NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देता है, और डी में यहाँ भी मेटालिक रिडक्शन है, CN को CH2NH2 में कन्वर्ट कर देगा। ए वाला गलत लग रहा है क्योंकि ए में रिड्यूसिंग एजेंट CO को गायब नहीं करता है, CO को CH2NH2 में कन्वर्ट करता है, बट वहाँ देखिए प्रोडक्ट में CH2 नहीं है। तो 66 का ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 67। आइडेंटिफाई कंपाउंड X इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। यहाँ पे टोलुइन का एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराया गया है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और पूछ रहा है X क्या बनेगा। तो आप ये रिएक्शन पढ़े होंगे, तो यहाँ टोलुइन लिया गया है और इसका कराया गया है क्लोरीनेशन Cl2H-, ठीक है। X बना है और यहाँ पे इसके साथ वाटर के साथ हीट किया गया है 373 केल्विन पे, तो यहाँ बन जाता है बेंजल्डिहाइड। अब देखिए यहाँ बेंजल्डिहाइड तभी बन सकता है, अब हमें ये गेस करना है कि X क्या रहा होगा जिससे कि हम बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया है। तो देखिए X यहाँ पर जरूर ही बेंजल क्लोराइड रहा होगा, CHCl, क्योंकि जब यहाँ वाटर अटैक करेगा बारी बारी से, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, 2 लिविंग ग्रुप है तो 2 टाइम्स यहाँ पे अटैक करेगा और Cl यहाँ से लीव कर जाएगा। लीव करने के बाद यहाँ एक ही कार्बन पे क्या आ जाएंगे, 2 OH, और वो होते हैं हाईली अनस्टेबल, ठीक है। तो यहाँ से हम हीट करके वाटर को बाहर कर देंगे, तो यहाँ से वाटर बाहर होगा तो ये बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो खैर ये पूछ रहा था कि X क्या बनेगा, तो X यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंजल क्लोराइड। तो देखिए बेंजल क्लोराइड कहाँ पे है, D। तो 67 का D ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ये क्या कर देगा, यहाँ से क्लोरीन को लीव आउट करा देगा और वहाँ पे जाकर अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद यहाँ से OH, जैसे आप लोगों ने जेम डाई हैलाइड केस में पढ़ा होगा ना, जो एक्वस KOH के साथ या वाटर के साथ हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो वो लीव करा के बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Next question is 68. It says calculate the number of H atoms in 39.6 grams of ammonium sulfate. तो हमारे पास अमोनियम सल्फेट का मास दिया है, तो और हम निकालेंगे पहले अमोनियम सल्फेट के मोल्स। तो उसके लिए हमें चाहिए मोलर मास ऑफ अमोनियम सल्फेट। तो मोलर मास क्या हो जाएगा, इसमें नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 प्लस इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं 4 इंटू 2, तो 8 एटम है हाइड्रोजन के, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, प्लस सल्फर का 1 एटम है, एटॉमिक मास 32, प्लस ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, तो 4 इंटू एटॉमिक मास 16, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 132 ग्राम पर मोल। सो मोलर मास है हमारे पास 132, गिवन मास है 39.6 ग्राम्स। इसका मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट के मोल्स कितने हो जाएंगे, गिवन मास 39.6 ग्राम बाई मोलर मास 132, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.3 मोल। तो हमारे पास अमोनियम सल्फेट के 0.3 मोल है, हमें निकालने हैं नंबर ऑफ H एटम्स। तो इसमें देखते हैं हाइड्रोजन के मोल कितने हैं, तो अमोनियम सल्फेट है NH4 होल ट्वाइस SO4, तो वी कैन क्लियरली सी कि इसके 1 मोल में, अमोनियम सल्फेट के 1 मोल में हाइड्रोजन के मोल कितने हैं 4 इंटू 2 8, तो 8 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 8 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। इसके 1 मोल में हाइड्रोजन के 8 मोल है, तो हमारे पास मोल कितने 0.3, तो इसके 0.3 मोल में, इसके 0.3 मोल में मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 8 इंटू 0.3 विच इज इक्वल टू 2.4 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एटम्स के मोल कितने हैं 2.4, तो अगर मोल्स हमें मिल गए तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितना 2.4 इंटू एवोगैड्रोस नंबर Na, क्योंकि 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं Na के बराबर, दिस इज इक्वल टू 2.4, और एवोगैड्रोस नंबर इज अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10 टू द पावर 23, so this value is equal to 14.4 into 10 to the power 23, which is equal to 1.44 into 10 to the power 24 atoms। तो हमारे पास इतने एटम्स हैं ऑफ हाइड्रोजन। सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 69. It says the orbital angular momentum of an electron in a 3p orbital is, so orbital angular momentum का formula होता है square root of L into L plus 1 into h by 2 pi, जहाँ पे L है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और p ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर L कितना होता है 1 होता है, तो L की वैल्यू 1 यहाँ पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा 1 into 1 plus 1 into h by 2 pi, तो ये बन गया √2 into h by 2 pi, या फिर ये बन जाएगा h by √2 pi। सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70. इट सेज a 0.66 kg ball is moving with a speed of 100 meter per second. The associated wavelength will be, और हमें प्लैंक्स कांस्टेंट h की वैल्यू दी है, तो हमें निकालनी है डी ब्रोगली वेवलेंथ। उसका फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू h by mv, जहाँ पे m है मास और v है वेलोसिटी। तो यहाँ पे वैल्यूज दी है हमें क्वेश्चन में, तो वैल्यूज पुट करेंगे। सो प्लैंक्स कांस्टेंट h कितना है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, और मास कितना दिया है हमें 0.66 kg, और वेलोसिटी कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड, और सभी वैल्यू SI यूनिट में है, तो वेवलेंथ भी किस में आएगा SI में आएगा मीटर। सो ये बन जाएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, और नीचे बन जाएगा 66, तो ये जाएगा 10 टाइम्स, एंड दिस बिकम्स 10 टू द पावर -35 मीटर। सो ये है डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 इंटू 10 टू द पावर -35 मीटर्स। सी इज द आंसर। 71, ये तो नेम रिएक्शंस है, आप जानते होंगे। देखिए ए ऑप्शन कह रहा है, ए ऑप्शन को देखिए ये लग रहा है क्वेश्चन नंबर 71। ए ऑप्शन क्या है, एक फिनॉल बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ है। रिएजेंट लिस्ट 2 में रिएजेंट दिया हुआ है और लिस्ट 1 में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दिए गए हैं। तो यहाँ पर फिनॉल बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ है। बताइए किस रिएक्शन में ऐसा होता था जिसमें फिनॉल बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट, सैलिसाइल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, तो वह है रामर-डायमंड रिएक्शन। तो बताइए रामर-डायमंड रिएक्शन का रिएजेंट क्या था, क्लोरोफॉर्म के साथ बेस। तो ए का हो जाएगा आपका 4, ए का 4। बी में फिनॉल बेंजीन में कन्वर्ट हुआ है, तो आपको याद होगा जिंक डस्ट के यूज करके हम फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बी का हो जाएगा 3rd, ठीक है। सी में फिनॉल को बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट किया गया है,
यानी फिनॉल का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो आपने पढ़ा होगा सोडियम डाइक्रोमेट H2SO4 के साथ अगर फिनॉल को ट्रीट करते हैं तो वो बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सी का हो जाएगा 2। ये सब NCERT में मेंशन है। सी का हो जाएगा 2। और डी में यहाँ फिनॉल से पारा ब्रोमोफिनॉल बनाया गया है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हैलोजन को नॉन पोलर सॉल्वेंट में ट्रीट करते हैं फिनॉल के साथ, अगर हम हैलोजिनेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो वहाँ अर्थो और पैरा प्रोडक्ट अलग अलग इंडिविजुअली बनते हैं, ठीक है ना। तो यहीं पे पैरा प्रोडक्ट बना है, तो बताइए इसके लिए सुटेबल रिएजेंट क्या होना चाहिए? Br2NCS2 नॉन पोलर सॉल्वेंट। यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट है, अगर पोलर सॉल्वेंट में ले लिया तो ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाएगा, ठीक है ना। तो डी का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसे मैच कराइए, ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3, सी का 2 डी का 1, ए ऑप्शन। 71 का ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। देखिए एक्वस कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम सिट्रेट, यहाँ पे रिएजेंट का नेम दिए हुए हैं और उसके कुछ कंपोजिशन दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो बताइए टॉलेंस रिएजेंट, यहाँ पे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, डी का क्या हो जाएगा? क्यों। पहले हम टॉलेंस से शुरू किए, डी का हो जाएगा क्यों। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन क्या होता है? टॉलेंस रिएजेंट। एल्केलिन कॉपर सल्फेट प्लस अल्केलिन सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट, रोसेल सॉल्ट के साथ एक्वस कॉपर सल्फेट क्या होता है? फाइलिंग सोल्यूशन। तो बी का बी मैच हो रहा है पी से, ठीक है। अच्छा, एक्वस कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम सिट्रेट प्लस सोडियम कार्बोनेट, ये बेनेडिक्ट सोल्यूशन है, ठीक है ना। ए का मैच हो रहा है आर से, ए मैच हो रहा है आर से, ठीक है ना। और सी में है एक्वस सोल्यूशन प्लस पारा रोजानिलिन हाइड्रोक्लोराइड डाई प्लस SO2 गैस। तो सी क्या हो जाएगा? सिफ रिएजेंट। तो सी का हो जाएगा एस, सी का हो जाएगा आपका एस। तो देखिए ए का आर बी का क्यू, ए का आर बी सॉरी ए का आर बी का पी, सी का एस और डी का क्यू। ए का आर बी का पी, सी का एस और डी का क्यू, ए ऑप्शन। तो 72 का ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ये सब पढ़ाई जाते हैं, ठीक है ना। और सारे NCERT में मेंशन भी हैं, आप पढ़े भी होंगे। Next question is 73. It says for the second period elements the correct increasing order of first ionization enthalpy is. तो हमें ऑप्शंस में सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स दिए हैं। सेकेंड पीरियड क्या है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो Z इफेक्टिव होता है वो बढ़ता है और साइज कम होती है, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है। तो ट्रेंड ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, लेफ्ट से राइट IE बढ़ना चाहिए। तो लिथियम से बेरिलियम पे जब जाएंगे सो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि बेरिलियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? 2s2, और बोरॉन में जो कॉन्फ़िगरेशन वो क्या है? 2s2 2p1। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो निकालेंगे हम 2s से, और बोरॉन का इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम 2p से, और 2s का जो पेनिट्रेशन पावर है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू 2p, और इस वजह से बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। इसका आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज़्यादा होता है, तो ये हमें याद रखना है। फिर बोरॉन से कार्बन लेफ्ट से राइट जाएंगे, ट्रेंड को फॉलो करेगा, IE बढ़ेगा। कार्बन से नाइट्रोजन बढ़ेगा, लेकिन अगेन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक्सेप्शन है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कॉन्फ़िगरेशन है 2p3, और ऑक्सीजन का है 2p4, और जो 2p3 कॉन्फ़िगरेशन है ये स्टेबल हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब कि नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, और इस वजह से नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है। एंड अगेन फिर ऑक्सीजन के बाद में ट्रेंड फॉलो करेंगे, IE बढ़ेगा एंड IE बढ़ेगा। तो जो एक्चुअल इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा लिथियम, और लिथियम के बाद में आएगा बोरॉन, एंड बोरॉन के बाद में आएगा बेरिलियम, एंड देन वी हैव कार्बन, और कार्बन के बाद में क्या आएगा? ऑक्सीजन आएगा, उसके बाद में आएगा नाइट्रोजन, और उसके बाद में आ जाएगा फ्लोरीन, उसके बाद में आ जाएगा नियॉन। So this is the increasing order of first ionization enthalpy for second period elements, और ये हमें दिया है in option C। इसका मतलब कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74। तो उसमें हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दी है और सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए हमें स्टैंडर्ड एंट्रोपी का डेटा गिवन है और डेल्टा H गिवन है, और पूछा है कि ये रिएक्शन किस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम पे होगी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा G क्या होता है?
इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा जी शुड बी इक्वल टू 0 फॉर द रिएक्शन। और डेल्टा जी क्या है? डेल्टा जी का फॉर्मूला है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से मिलेगा हमें टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। तो हमें निकालना है डेल्टा एच बाय डेल्टा एस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें डेल्टा एच पहले से दिया है, डेल्टा एस ऑफ द रिएक्शन हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो गिवन रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है हाफ x2 प्लस 3/2 y2 फॉर्मिंग xy3। ठीक है, तो एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन डेल्टा एस आर, ये क्या होता है? समेशन ऑफ एंट्रोपीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपीज ऑफ रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट में हमारे पास कौन है? सिर्फ xy3 है, और xy3 की स्टैंडर्ड एंट्रोपी कितनी दी है? क्वेश्चन में दी है 50। तो पहले आएगा 50 माइनस समेशन ऑफ मोलर एंट्रोपीज ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स में हमारे पास x2 है और y2 है। x2 का कोफिशिएंट हाफ है, तो हाफ इनटू स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ x2 कितना दिया है? 60 दिया है, प्लस y2 का कोफिशिएंट 3/2 इनटू स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ y2 कितना दिया है? 40 दिया है। तो सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, तो दिस बिकम्स 50 माइनस 60/2 हो जाएगा 30 प्लस, और ये बन जाएगा 20, और 20 इंटू 3 इज 60। सो ये आ गया 50 माइनस 90 विच इज माइनस 40। तो ये आ गया है माइनस 40। ठीक है, तो टेम्परेचर हमें निकालना है डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। डेल्टा एच कितना दिया है? डेल्टा एच दिया है -30 किलो जूल। तो जूल में कितना हो जाएगा ये? -30 इंटू 10⁻3। ये जूल में आ गया, डिवाइडेड बाय डेल्टा एस कितना है? -40। तो ये आ जाएगा केल्विन में। सो माइनस एंड माइनस कैंसिल एंड दिस बिकम्स 3/4 इज 0.75, दिस बिकम्स 0.75 इंटू 1000 केल्विन विच इज इक्वल टू 750 केल्विन, 750 केल्विन। ठीक है, सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। Next question is 75. It says 1 mole of a perfect gas expands isothermally to 10 times its original volume. The change in entropy is. तो वॉल्यूम जो है वो 10 टाइम इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब कि फाइनल वॉल्यूम V2 इज 10 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम V1। ठीक है, और क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो फाइनल टेम्परेचर इज सेम एज इनिशियल टेम्परेचर, मतलब कि T2 इज इक्वल टू T1। ठीक है, अब परफेक्ट गैस या आइडियल गैस के लिए एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एस इज इक्वल टू NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। ठीक है, तो क्योंकि T2 और T1 सेम है, इसका मतलब कि T2/T1 इज इक्वल टू 1, और ln1 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। सो दिस एंटायर टर्म बिकम्स 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा NR ln V2/V1। अब नंबर ऑफ मोल्स हमें क्वेश्चन में कितने दिए हैं? 1 मोल, तो n की वैल्यू है 1 R, और ln V2/V1 इज इक्वल टू 10। तो ये बन गया ln 10, और ln 10 कितना होता है? 2.303। इसका मतलब कि दिस बिकम्स 2.303 R। सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 76, ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे टी शेप का स्ट्रक्चर्स लिया गया है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लोन पेयर जितना संभव हो सके लोन पेयर को कहाँ रखना चाहिए? इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ताकि रिपल्सन मिनिमाइज रहे, स्ट्रक्चर्स स्टेबल रहे। तो आइए इस स्ट्रक्चर में देखते हैं। पहले स्ट्रक्चर में देखिए दोनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं, सेकंड स्ट्रक्चर में दोनों एक्सियल पे हैं, और थर्ड स्ट्रक्चर में एक एक्सियल पे है, इक्वेटोरियल पे है। तो आपको पता है कि मिनिमम रिपल्शन कब ऑब्जर्व होगा? जब लोन पेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे ऑक्युपाइड होंगे। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन में दिख रहा है कि दोनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं, तो इक्वेटोरियल पोजीशन होने के कारण उनके बीच में रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कम होगा तो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। तो मोस्ट स्टेबल शेप कौन हो जाएगा? फर्स्ट। तो 76 का ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, द कंपाउंड विच वुड अंडरगो अ रिएक्शन विथ अमोनिया बाई SN1 मैकेनिज्म। तो आप देखिए ए ऑप्शन तो SN1 मैकेनिज्म देगा ही नहीं। रीजन, क्योंकि यहाँ पे लिविंग ग्रुप लिव आउट नहीं हो पाएगा। रीजन, दो कारण है इसके। पहला कारण तो यह है कि यहाँ पे PDCH, इस कार्बन और हेलोजन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा, जिसकी वजह से लिविंग ग्रुप को BRH लिविंग ग्रुप को लिव आउट करना हो पाना डिफिकल्ट है लो टेम्परेचर पे। तो जब किसी रिएक्शन में लिविंग ग्रुप लिव ही नहीं होगा तो फिर रिएक्शन आगे बढ़ेगी नहीं। तो इस तरह के मॉलिक्यूल ना एलिमिनेशन शो करते हैं ना सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं। बी में भी वही कंडीशन है। यहाँ ब्रोमीन का लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड के साथ PDCH में इंगेज है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर फॉर्म कर चुका है। तो इस स्थिति में
Br का लीव आउट होना डिफिकल्ट है, मुश्किल है। अगर हम लीव आउट करा भी दिए ज़बरदस्ती तो यहाँ sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि हाईली अनस्टेबल होगा, हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटायन होगा। और आपको तो पता है स्टेबल द इंटरमीडिएट फास्टर द रिएक्शन। अगर हमारे इंटरमीडिएट ही अनस्टेबल हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्लो। सी में देखिए, सी में यहाँ पे लिविंग ग्रुप लिव होगा तो नॉर्मल कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है ना। आपको तो पता है कि रेट ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन होता है, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटायन। और आपको तो पता है स्टेबल द इंटरमीडिएट फास्टर द रिएक्शन, यानी स्टेबल द कार्बोकेटायन फास्टर द रेट ऑफ SN1। डी में जैसे Br यहाँ से ब्रोमीन यहाँ से लीव आउट होगा, एक्चुअली बेंजाइल ब्रोमाइड है, तो जब यहाँ से Br लीव आउट होगा तो इस कार्बन पे एडजेसेंट पोजीशन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज जो कि रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन विल गिव फास्टर SN1, ठीक है। सी में क्या है कि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, उल्टा इस डबल बॉन्ड का -I लगना ही शुरू हो जाएगा, तो कार्बोकेटायन अनस्टेबल हो सकता है, अनस्टेबल हो जाएगा। बट डी में क्या है कि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेंस स्टेबलाइज इंटरमीडिएट है, रिएक्शन फास्ट करेगा, ठीक है। तो 77 का डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 78। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी है 0.25 और हमें इस नई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस रिएक्शन से हम ये रिएक्शन कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अगर हम पहली वाली रिएक्शन देखें, इसमें HI जो है वो रिएक्टेंट में है और इस रिएक्शन में HI प्रोडक्ट में है। इसका मतलब कि हमें रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। तो अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स करें तो ये बन जाएगा H2 गैस प्लस I2 गैस और प्रोडक्ट में है 2HI। तो ये जो नई रिएक्शन है रिवर्स करने के बाद इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? रिएक्शन को रिवर्स करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकम्स द रेसिप्रोकल। तो ये बन जाएगा 1 बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस जो कि है 0.25 और ये बन गया 4। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 4। लेकिन अब देखना है कि इस रिएक्शन से ये वाली रिएक्शन कैसे आएगी, ठीक है। तो क्लियरली हमें इस रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। तो जैसे ही हम इस रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा हाफ H2 प्लस हाफ I2 टू फॉर्म HI गैस। तो इस नई रिएक्शन का जो कि गिवन रिएक्शन है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4 और जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में आ जाता है। दिस बिकम्स 4 टू द पावर हाफ विच इज इक्वल टू 2। सो गिवन रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हाँ, ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 79। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना है और हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट्स बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में हमारे पास है P4O10 सॉलिड, लेकिन हमें ये पता है कि सॉलिड का एक्टिव मास होता है कांस्टेंट एंड वी टेक इट एज 1। तो न्यूमरेटर पे आ जाएगा 1। फिर रिएक्टेंट में आते हैं। रिएक्टेंट में P4 सॉलिड है, P4 का भी एक्टिव मास क्या होगा? कांस्टेंट विच इज 1। तो यहाँ पे आएगा 1 × फिर हमारे पास में है ऑक्सीजन गैस। तो इसका एक्टिव मास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 टू द पावर कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कितना है? 5। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 टू द पावर 5। सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। Next question is 80. It says the concentration of OH minus ions in a 0.050 molar HNO3 solution is। तो HNO3 नाइट्रिक एसिड है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब ये सॉल्यूशन में डिसोसिएट करेगा इट विल कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू H+ एंड NO3 माइनस आयन। तो अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.050 m है, ये डिसोसिएट करेगा तो H+ कितना बन जाएगा? 0.050 और NO3 माइनस कितना बन जाएगा? 0.050 मोलर। तो हमारे पास H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? H+ की कॉन्सेंट्रेशन है 0.05 मोलर और हमें निकालनी है OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन एंड वी नो H+ कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू KW, जिसकी वैल्यू कितनी है? 10 टू द पावर -14। तो यहाँ से मिलेगा हमें OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -14 डिवाइडेड बाय H+ कॉन्सेंट्रेशन जो कितनी है? 0.05। तो ये बन जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर -14 मोलर विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -13 मोलर। सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 81, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल लिया गया है C ट्रिपल बॉन्ड N और उसको हम ट्रीट किए हैं ग्रिग्नार्ड के साथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है ना, फर्स्ट, और दूसरा है हाइड्रोलिसिस। तो आप ग्रिग्नार्ड में ये पढ़े होंगे, ठीक है ना। मैकेनिज्म भी आप जानते होंगे। करना क्या होता है कि ग्रिग्नार्ड का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लाकर अटैच करना होता है और साइनाइड को CN को कीटोन में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ बन जाएगा आपका CO और ये हो जाएगा CH3, एसिटोफिनोन बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया आपका X। और दूसरा जो सेकंड रिएजेंट है वो है हेलोफॉर्म रिएजेंट है वो, ठीक है ना। तो आपको तो पता है ये एडोफॉर्म का रिएजेंट है, हेलोफॉर्म का रिएजेंट है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा कि इसका प्रोडक्ट क्या बन जाता है, इसका प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजोइक एसिड। तो यहाँ से बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड और लास्ट में मिल जाता है CHI3 का प्रेसिपिटेट, येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका X और ये हो जाएगा Y, ठीक है ना। तो देखिए पहला एसिटोफिनोन होना चाहिए और दूसरा बेंजोइक एसिड C। तो 81 का C ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये रिएजेंट हेलोफॉर्म का है, ठीक है ना। हेलोफॉर्म यहाँ से CH3 लिव आउट हो जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है और यहाँ इसको ऑक्सीडाइज कर देता है एसिड में। ये रहा आपका बेंजोइक एसिड। तो 81 का C ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Next question is 83. It says concentration of Ag plus ions in a saturated solution of Ag2C2O4 is 2.2 into 10 to the power minus 4 mole per liter. Solubility product of Ag2C2O4 is, तो Ag2C2O4 जो कि एक sparingly soluble salt है, जब ये डिसॉल्व करेगा पानी में it will give 2Ag plus aqueous plus C2O4 2 minus aqueous, ठीक है। और अगर इसकी solubility S है तो Ag प्लस कितना हो जाएगा 2S और C2O4 2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी S, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें दिया है कि Ag प्लस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है 2.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 और Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितनी है क्वेश्चन में हमें दी है 2.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 और यहाँ से वी कैन सी कि Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है 2S। इसका मतलब कि 2 इंटू सोल्यूबिलिटी इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4। तो यहाँ से मिलेगा हमें सोल्यूबिलिटी S इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4, ठीक है। तो ये है Ag2C2O4 की सोल्यूबिलिटी की वैल्यू। अब हमें चाहिए इसका KSP। तो KSP ऑफ Ag2C2O4 इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर 2 Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर इंटू C2O4 2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन और Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 2S। तो ये बन गया 2S का स्क्वायर इंटू C2O4 2 माइनस इसकी कॉन्सेंट्रेशन है S। तो ये बन गया है 4S क्यूब और S की वैल्यू हमें पता है, S की वैल्यू है 1.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4। तो ये बन जाएगा 4 इंटू 1.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 इसका क्यूब एंड ऑन सॉल्विंग दिस इट इज अप्रोक्सीमेटली 5.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12। सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन C इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 84. It says the equivalent weight of KMnO4 in a redox reaction in a neutral medium is. तो KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये खुद हो जाएगा रिड्यूस और अगर मीडियम न्यूट्रल है तो हमें याद रखना है इट रिड्यूसेस टू MnO2, ठीक है। सो KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7 और MnO2 में ये है +4। तो KMnO4 का जो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, ये +7 से बन गया +4। सो इट्स अ चेंज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंसी फैक्टर इज 3। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मोलिकुलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। तो मोलिकुलर वेट M डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर 3। तो आंसर हो जाएगा M/3। तो गिवन ऑप्शंस में द आंसर इज ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 85, ये रहा आपका NH2 और ये हो जाएगा NH2। एलिफैटिक अमीन है और ये एरोमेटिक है। तो सोडियम नाइट्रेट के साथ डाइल्यूट HCl ट्रीट करते हैं, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H+। तो क्या करता है आपको पता है कि NH2 को डाइएजो में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये यहाँ से बना देगा N2+ और यहाँ से ये हो जाएगा आपका N2+। और आपको तो पता है कि ये सुपर लिविंग ग्रुप है, ठीक है ना, लिव आउट हो जाता है। तो यहाँ सेकंड स्टेप में हम इसका किए हैं हाइड्रोलिसिस। इस रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस किया गया है। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है आपको तो पता है कि ये जो बेंजीन डाइजोनियम बना हुआ है ये लिव होगा,
ठीक है ना, और ज़रा सा हीट करना पड़ता है तो यहाँ पे OH आकर अटैच हो जाएगा, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, और ये N2+ भी, ये भी तो बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ये दोनों लिविंग ग्रुप लिव हो जाएंगे और यहाँ पे बन जाएगा कार्बोकेटायन, और दोनों पोजीशन पे वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा OH और यहाँ हो जाएगा आपका OH, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है, HI के साथ हीट करना है, तो HI के साथ जब हीट करेंगे तो HI ये H+ और ये हो जाएगा I-, ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगा लोन पेयर, ये लोन पेयर H+ को एक्सेप्ट करेगा एज एसिड बेस, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, फिर ये लिविंग ग्रुप यहाँ से लिव करेगा, लिव होने के बाद ये कुछ ऐसा रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन बना देगा, ठीक है ना, और अगले स्टेप में आएगा I- और SN1 के थ्रू यहाँ पे अटैच्ड हो जाएगा। तो आप देखिए OH और यहाँ हो जाएगा आयोडीन, ठीक है। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, आप देखिए ऑप्शन ए 85 का ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। चलिए ये HI ये यहाँ जो रिएक्शन हुआ है ये SN1 मैकेनिज्म के थ्रू हुआ है, ठीक है। पहले एसिड बेस, फिर यहाँ से ऑक्सोनियम आयन यहाँ से बाहर हुआ है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जैसे ये लोन पेयर H+ को एक्सेप्ट करेगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा, पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल यहाँ से लीव कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86, क्वेश्चन नंबर 86 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 86 में GOC का क्वेश्चन है, आप गौर कीजिए। तो सेकंड जो स्ट्रक्चर है, सेकंड स्ट्रक्चर में बैक बॉन्डिंग हो रहा है, और फर्स्ट स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ अल्फा H कितने हैं, नंबर ऑफ अल्फा H है 9। सेकंड स्ट्रक्चर में कार्बोकेटायन बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड है, मेथॉक्सी का बैक बॉन्डिंग इस कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेगा। अच्छा, बैक बॉन्डिंग के साथ साथ 6 अल्फा हाइड्रोजन भी हैं, ठीक है ना, 6 अल्फा हाइड्रोजन भी हैं, ठीक है। थर्ड में ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है ना। फोर्थ को देखिए तो यहाँ पे 2 और 3 5 अल्फा हाइड्रोजन है, क्लियर। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा स्टेबल आपको तो पता है कि कार्बोकेटायन बैक बॉन्डिंग के लिए कुछ भी कर सकता है। बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि बैक बॉन्डिंग आपको तो पता है कि बैक बॉन्डिंग ऑक्टेट कंप्लीट करवा देता है, और कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी मोस्ट, ठीक है ना। तो 2 सेकंड स्ट्रक्चर्स, ये सेकंड स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। सेकंड के बाद है फर्स्ट के बाद 4 और 4 के बाद हो जाएगा 3, ये हो गया आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। यानी सेकंड 1 4 3, सेकंड 1 4 3 बी। तो 86 का बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। Next question is 87. It says in H2O2 the oxidation state of oxygen is. तो H2O2 है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं X होगा, and we know the sum of oxidation states of all the atoms is equal to total charge, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, इनटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1 प्लस 2 इंटू X, एंड दिस इज इक्वल टू टोटल चार्ज 0। तो यहाँ से मिलेगा हमें 2x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -1। इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज -1, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 88. इट सेज वाटर गैस इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ। तो ये हमें याद रखना है कि वाटर गैस, जिसे हम बोलते हैं सिंथेसिस गैस, इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, विच ऑफ द इंडिकेटेड CH bonds in which of the following pairs of compound would yield a more stable free radical upon homolytic levies। तो देखिए पेयर 1 में, दोनों पेयर में देखना है कि स्टेबल रेडिकल कहाँ बनेगा। तो आपको तो पता है होमोलिसिस से रेडिकल बनता है, और जो रेडिकल स्टेबल होगा वही हमारा आंसर होगा। तो पेयर 1 में देखिए ये रेडिकल फर्स्ट वाले पे जब ये हाइड्रोजन डिसोसिएट होगा, होमोलिटिक लेवेज होगा, तो इस कार्बन पे आएगा रेडिकल, और ये रेडिकल रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। और सेकंड वाले कंपाउंड में देखिए इस सेकंड वाले कंपाउंड इस कार्बन पे रेडिकल बनेगा, तो sp2 कार्बन पे रेडिकल और पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है। तो पेयर 1 में फर्स्ट कंपाउंड ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, क्योंकि वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। पेयर वाई में देखिए, पेयर वाई में जब इस हाइड्रोजन को हम होमोलिटिक क्लीवेज करते हैं, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को, तो इस कार्बन पे रेडिकल आएगा, और ये रेडिकल रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। और फोर्थ कंपाउंड में देखिए जब इस हाइड्रोजन को हम डिसोसिएट करेंगे होमोलिटिकली, तो इस कार्बन पे रेडिकल आएगा जो हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज्ड है।
ऊपर से इस रिंग का उसे माइनस आई भी मतलब उसे कष्ट दे रहा होगा, अनस्टेबलाइज कर रहा होगा। तो पेयर 1 में ये तो क्लियर हो गया कि पेयर 1 में पहला ज़्यादा स्टेबल होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और पेयर वाई में थर्ड वाला कंपाउंड ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, और दोनों का कारण है रेजोनेंस। तो पेयर एक्स में देखिए 1 ज़्यादा स्टेबल होगा और पेयर वाई में 3, तो 1 और 3, तो 89 का ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। ये क्वेश्चन जीओसी का है, चलिए मैं यहीं पे डील कर देता हूँ इसे। अमॉन्ग द फॉलोइंग द एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर, तो 90 में देखिए 90 वाले कंपाउंड 10 पाई इलेक्ट्रॉन से सेटिस्फाइड हैं, और ये कंपाउंड हैकेल्स रूल को फॉलो कर रहे हैं। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज कर रहे हैं इंटायर द साइक्लिक कंपाउंड या इंटायर द पेरिफेरी सिस्टम, ठीक है ना। पूरे पेरिफेरी में 10 पाई इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन चल रहा है, कंपाउंड साइक्लिक भी है, और आपको तो पता है हैकेल्स के लिए हैं 2 कंडीशन मेजर हैं, कंपाउंड को साइक्लिक होना पड़ेगा और कंपाउंड मस्ट बी ओबे हैकेल्स रूल, यानी 2, 6, 10, 14, 18 पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट बी डिलोकलाइज इंटायर द साइक्लिक कंपाउंड। तो दोनों ये कंडीशन फुलफिल्ड हो रहा है, तो फर्स्ट वाला कंपाउंड एरोमेटिक है। सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, बट पूरे साइक्लिक कंपाउंड में कंजुगेशन नहीं है, तो सेकंड वाला नॉन एरोमेटिक होगा। थर्ड में देखिए, थर्ड वाला कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच वाले जो बॉन्ड है ये ऑलरेडी ब्रोकन कंडीशन में होंगे इस तरीके से। थर्ड वाले के मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये बॉन्ड ऐसे डिसोसिएट होगा, तो यहाँ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो बताइए ओवरऑल ये रिंग क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। देखिए रिंग के बाहर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन गए, कितने इलेक्ट्रॉन आए, रिंग के बाहर के इलेक्ट्रॉनों से कोई लेना देना नहीं है। एरोमेटिसिटी साइक्लाइजेशन फिनोमेनन है, ठीक है ना। रिंग के अंदर या रिंग पर जो एक्टिविटी चल रही है, जो चार्ज डिलोकलाइज हो रहे हैं या जो चार्ज आपको काउंट करना है, वो सिर्फ रिंग के अंदर या रिंग पे जो प्रेजेंट होंगे उसको काउंट करना है, ठीक है। तो 90 का ये थर्ड वाला एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। फोर्थ वाला भी एरोमेटिक है, ठीक है ना। इंडिविजुअली ये दोनों कंपाउंड एरोमेटिक है। फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ में ये 3 मेंबर्ड का रिंग, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा आपका, एंटी एरोमेटिक, और ये भी सिस्टम क्या है, एंटी एरोमेटिक। तो आपका 3 और 5 एंटी एरोमेटिक होगा, तो 90 का बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। फोर्थ कंपाउंड एरोमेटिक है, क्योंकि देखिए इंडिविजुअली कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है, ठीक है। चलिए